जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी, जिनसे बात करेंगे करंट कई सारे मुद्दों पर। जिस तरह से किया है, स्ट्राइक की है और उसके बाद वेनेजुएला ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और कई सारे और आगे मुद्दे हैं जिनको हम चर्चा में शामिल करेंगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आपको दर्शकों को मेरा प्रणाम। आदित्य जी, यूएस कोर्ट ने वेनेजुएला पर अगेन पीछे उसका रीजन यही दिया है, सस्पेक्टेड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एवरीथिंग। तो एक बार फिर से स्ट्राइक किया है और वेनेजुएला ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। अमेरिका को देखें तो पहले भी इस तरह की चीजें हमने देखी हैं और बहुत सारे लोग, लगभग 90 के आसपास लोग मारे गए और इस पर बहुत ज्यादा हमने ग्लोबली चर्चा भी नहीं देखी, किसी ने कोई सवाल भी नहीं उठाया। अब एक बार फिर से ये सब हो रहा है, किस तरह से देखा जाए? क्योंकि अमेरिका जो है इस तरह के अटैक्स और इस तरह की चीजें इधर-उधर कर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? अमेरिका थोड़ा-सा इधर-उधर डावाडोल हो गया, संतुलन मानसिक। आर्मी इज इन कैराकस, इनसाइड है। उन्होंने फोर्ट ट्रियोना को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया हेलीकॉप्टर से हम्म, और गन फायर सुनी जा रही है ऑन द स्ट्रीट्स राइट नाउ। हम्म, तो मतलब स्ट्रीट फाइटिंग चल रही है। इसका मतलब यूएस ट्रूप्स आर इन कैराकस। ओह, ओके, ओके, सो ये जो और उसका कवर दिया जा रहा है फ्रॉम द शिप्स। सो ओके। अगर अपाचे हेलीकॉप्टर खुल के वेनेजुएला की कैपिटल में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, दैट मीन्स वेनेजुएला हैज फॉलन। क्योंकि ये जितने भी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, इनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है। इनको अमेरिकन इंटेलिजेंस कभी भी ऑपरेट करने ही नहीं देता है फ्रीली। यहाँ तक कि मैक्सिको इज अ सिटिंग डक फॉर अमेरिकन फोर्सेस। मैक्सिको, कोलंबिया, अल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, उसके बाद कोलंबिया, फिर आपका वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज कॉन्कर्ड, चिले इज कॉन्कर्ड, उरुग्वे इज गॉन, कॉन्कर्ड। मतलब मैं तो बड़ा समझता हूँ कि अमेरिकन प्लानर्स आर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। एक भी कंट्री नहीं बची है एक्सेप्ट ब्राज़ील। तो वेनेजुएला के साथ प्रॉब्लम इन सब के साथ देशों के साथ क्या है कि यहाँ की जो रिजॉल्व है मिलिट्री डिफेंड करने की, वो नारेबाजी पे आके खत्म हो जाती है। ओके, एग्जैक्टली सेम प्लान था सोनिया गांधी का भारत के लिए। बिलीव मी, सोनिया गांधी का भी यही प्लान था। सोनिया गांधी ने 2014 तक, क्योंकि वो वेटिकन के लिए काम करती है, वो उसका लड़का भी, तो उसने कभी भी भारतीय सेना को बढ़ने नहीं दिया। आप देख लीजिए, कुछ भी होगा, करप्शन, सीमा पे रोड नहीं बनाना, उसी का नतीजा है। तो भारतीय सेना इतनी कमजोर थी कि 7 दिन का भी एम्यूनिशन नहीं था। तो आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी जब आए, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी कि आज हम इस लेवल पे हैं कि 91% ऑफ एम्यूनिशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज इज इंडिजिट, भारत में बनता है। यू नो, ये दिखाता है कि भारत कहीं वेनेजुएला जैसा हार ना जाए किसी पागलपन के चक्कर में। आज इसी सेना की वजह से अमेरिका आकाश तीर या जो भी आप सिस्टम्स देख रहे हैं, प्रलय, K4 मिसाइल्स और फिर भारतीय न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स, ये सब की शक्ति दिखाता है कि अमेरिका आज आंख उठा के नहीं देख सकता भारत के ऊपर, नहीं देख सकता। यही होता है जब आप वेटिकनिज्म आपके कंट्री पे छा जाता है। और कैथोलिसिज्म ने ये सारे देशों को गुलाम बना के रखा और जी, आज इनकी हालत ये है, ये लड़ भी नहीं सकते। ये वियतनाम भी नहीं है, बिलीव मी। मैंने लिखा था एक पोस्ट, वी फॉर वेनेजुएला, वी फॉर वियतनाम। ये वियतनाम भी नहीं है, क्योंकि वियतनाम में हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि वियतनाम हमारा कंट्री है, हमारे ही जीन से वहाँ पे, हमारा ही वहाँ पे धर्म है। वो लड़े और उनकी प्रेरणा आई शिवाजी महाराज से। दे एक्सेप्ट इट कि हमने शिवाजी महाराज की स्ट्रेटेजीज देखी और वैसे लड़ाई लड़ी। बट वेनेजुएला तो डिफेंड ही नहीं कर सकता। यहाँ की सेना मोटी थुल बस नारेबाजी करती है और कुछ नहीं। सो इट वॉज ए इजी तो केक क्या वॉक फॉर अमेरिका।
तो मतलब प्लीज। ये कह सकते हैं कि क्या regime चेंज ऑलमोस्ट वहाँ पर जो अमेरिका का उद्देश्य था वो हो चुका है? वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मदुरो अभी है, बिकॉज अभी कोई न्यूज़ नहीं है वहाँ से, ब्लैकआउट है, फ्लाइट रडार सिस्टम्स आर ऑल्सो आउट, सो अमेरिकन मीडिया इज़ नॉट रिपोर्टिंग एनीथिंग, और किसी को मीडिया का एक्सेस नहीं है वहाँ पे, तो सिटीजन्स का कोई रिपोर्ट ऐसा आया नहीं है अभी तक, क्योंकि आज सुबह ही वहाँ पे, मतलब सुबह मतलब हमारी तो आधी रात है, हुँ, 5 घंटे पहले ही चाइनीज़ डेलीगेशन मिला था मदुरो को उनके पैलेस में। जी। सो उस डेलीगेशन के तुरंत बाद ये अटैक शुरू हो गया। ये अटैक पिछले 4 घंटे से चल रहा है। तो अदिति जी, मैं एक आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये वेनेज़ुएला पे जो अमेरिका इतने समय से स्ट्राइक्स और ये वो मतलब जैसे कि आपने बताया रिपोर्ट्स किया में तो ये सपोज़िटली जो ड्रग और उस सब के चलते जो हमेशा रीज़न दिया जाता है। लेकिन आपने इसका फर्दर आपने बताया कि असल में हो क्या रहा है। तो सवाल ये है कि क्या वाक़ई में वेनेज़ुएला निशाना है या इसके पीछे कुछ और बड़ा उद्देश्य अमेरिका का है? ऑयल, देखिए ट्रम्प ने क्या बोला था कि अमेर वेनेजुएला की जमीन के नीचे के जितना ऑयल है वो हमारा है, ये बोला था। तो अब कुछ लोग बोलेंगे सॉवरेंटी सॉवरेंटी सॉवरेंटी, ये सब फिलोसॉफिकल वर्ड्स है। अगर आपके पास सेना नहीं है तो सॉवरेंटी भी नहीं है। तो एक्चुअल रीजन है ऑयल, और अभी जो है जिस तरह अमेरिका का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में कम हो रहा है, इजराइल का बढ़ रहा है, तो नाउ दे नीडेड अनदर सोर्स ऑफ ऑयल टू सेल टू अदर कंट्रीज। और वेनेजुएला का ऑयल एक बड़ा स्पेशल टाइप का ऑयल होता है। चाइनीज हैव मेड देयर रिफाइनरीज इन वेनेजुएला। भारत की भी एक रिफाइनरी है बाय द वे इन वेनेजुएला, क्योंकि वो ऑयल का विस्कोसिटी थोड़ा अलग होता है। अब मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स मालूम नहीं किस तरह का होता है। तो हुँ, दैट इज ओनली रिफाइंड बाय एक्सॉन इन टेक्सास। हुँ, तो इसलिए सारा तेल जाएगा एक्सॉन को। अब तो उन दोनों पोर्ट्स के अलावा चाइनीज रिफाइनरी और हुँ। अमेरिकन रिफाइनरी, एक्सॉन की रिफाइनरी, उसके अलावा बाकी सब पे उन्होंने अटैक किया है। इंडियन रिफाइनरी को भी छोड़ा है बाय द वे। और इसलिए ये जो पूरा का पूरा युद्ध है वो ऑयल के लिए है। वो पब्लिकली बोला है यूएस ने कि हम ऑयल लेना चाहते हैं, हमको ऑयल दे दो नहीं तो युद्ध करो। सो दैट्स व्हाट। उनका जो अपोजिशन लीडर मकादो, आई डोंट थिंक सो शी विल बी एबल टू कम बैक नाउ, क्योंकि बोलिवेरियन आर्मी और बोलीवार जो उनका जो हुँ। मूवमेंट था, दैट इज़ वेरी एक्टिव, और अभी वो लोग जंगल वॉरफेयर में लगेंगे, लेकिन कैपिटल्स और रिफाइनरीज वो सब अमेरिकन ट्रूप्स अपने कब्जे में ले लेंगे। तो क्या जो अमेरिका है वो ग्लोबली जो चाइना का इन्फ्लुएंस है क्योंकि अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर को भी देखें जो पीस पॉइंट जो उन्होंने 28 एजेंडा बनाया था फिर वो 20 पर पहुंच गया एंड एवरीथिंग उसमें जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में एक इक्वेशन डेवलप हो रही है उससे उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का उद्देश्य ये भी है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा कम करना है क्या ग्लोबली इसी एजेंडा पे अमेरिका काम कर रहा है कि जहाँ-जहाँ चाइना है उसको काउंटर करें और क्योंकि ऑफ कोर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं रेयर अर्थ और ये सारी चीजें ऑयल एंड एवरीथिंग इसको लेकर अमेरिका बहुत अग्रेसिवली चल रहा है और चाइना उसमें चैलेंज दे रहा है अमेरिका को। देखिए अमेरिका का दुश्मन चाइना कभी नहीं होगा ही नहीं, बिकॉज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वॉज क्रिएटेड बाय अमेरिका, सीआईए। तो इसलिए चाइना को जो बोलते हैं चाइना इज एन एनिमी नंबर वन, दैट इज जस्ट फॉर डोमेस्टिक मीडिया कंजम्पशन। उसका कोई रियलिटी से संबंध नहीं है। चाइना ने ऑलरेडी एक एक्शन लिया है, yesterday टुडे आई थिंक, लिया है कि उसने 50 मिलियन आउंस जो अमेरिका खरीद रहा था चाइना से, वो उसने ब्लॉक कर दिया है। तो इसकी वजह से अमेरिकन जो सिल्वर की शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट हो गई हैं, बिकॉज मार्केट प्राइस $130 है पर आउंस, और अमेरिका में जो शॉर्ट्स बेचे गए हैं 60 का लॉस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने शॉर्ट्स को क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको उसने एनकैश किया तो बैंक्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो नाउ अमेरिका नीड सिल्वर। तो मुझे लगता है कि वेनेजुएला का सिल्वर अमेरिका पहुंचने वाला है कहीं ना कहीं से। और साथ में ऑन द मार्केट में भारत ने सारा सिल्वर खरीद लिया पिछले 40 साल।
पिछले 4 साल में 25% of global silver has reached India, around 22,000 tons. So that means कि भारत is ready for dollar collapse, Russia is ready for dollar collapse, China is ready for dollar collapse. और अच्छा, बड़ी शानदार बात हुई है, ये बोलते हैं कि हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स देंगे चाइना को और सिल्वर डिलीवर कर दे। ओके, हम ट्रेजरी बॉन्ड्स देंगे और आप सिल्वर दे दीजिए। और अब चाइना पिछले अगर 3 महीने से देखें 175 बिलियन डॉलर्स के वो ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच चुका है, तो वो क्यों खरीदेगा? सो इसलिए दिस इज बिकम ए ग्लोबल एम्बेरसमेंट। मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट दिखेगा पिछले अगले हफ्ते में अमेरिका में, कि शायद बैंक्स में पैसा ना हो। आप म्यूट पे हैं। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरह से अमेरिका को हम देख रहे हैं, ईरान को भी आउटराइटली वो यही बोलता है, चाहे इसराइल हो या फिर अमेरिका, रिजीम चेंज की, और यहाँ पे भी रिजीम चेंज, जो ग्लोबल रिजीम चेंज का एक बीड़ा उठाया हुआ है अमेरिका ने। क्या अब वेनेजुएला के बाद ईरान में भी, क्योंकि हम ईरान में भी अपराइजिंग्स देख रहे हैं, तो क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मदुरो जो है वो जा चुके हैं, और क्योंकि आपने बताया जैसे कि मीडिया ब्लैकआउट है तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, बट जो इंटरनल रिपोर्ट्स है उसके आधार पर मदुरो जो वहाँ पे रजीम है वो गिर चुका है। तो अब क्या इसके बाद ईरान की बारी है? ईरान तो पहले से रडार पे है, लेकिन ईरान के साथ थोड़ा उन लोगों को डर लगता है बिकॉज ऑफ द मिसाइल्स। तो उन्होंने क्या किया कि जेनजी प्रोटेस्ट, सेम टूल किट है जो यूज किया गया था अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका में, वही जेनजी प्रोटेस्ट थ्रू द चर्चेस दिस टाइम, चर्चेस एंड स्टारलिंक। तो उसके थ्रू उन्होंने एग्जीक्यूट किया, और $1 इज इक्वल टू 1.4 मिलियन ईरानियन रियल राइट नाउ, 14 लाख $1 उसकी वैल्यू है। तो ये आर्टिफिशियल वैल्यू है, क्योंकि रिजीम चेंज जो लोकल पैसा ही नहीं है ईरानियन बैंक्स में इस समय। तो ये डेलिबरेटली किया गया बिकॉज सारा एक्सपेंसेस ईरान ने राउट कर दिया मिलिट्री परचेजेस में फ्रॉम रशिया एंड फ्रॉम चाइना। तो ये जो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन है ईरान में, वो तो होके रहेगा, लेकिन वो किस दिशा में जाएगा या उसको ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मिलिट्री एक्शन ईरान पे नहीं किया जा सकता बिकॉज लास्ट टाइम जो ईरान ने किया था 12 दिन में, दैट वाज टू मच। तो दिस इज द राउट टू विच ब्रिंग डाउन द रिजीम। सी, अमेरिका इज गोइंग टू रिप्लेस खमेनी विद शाह। तो पहले उन्होंने शाह को रिप्लेस किया था खमेनी से, अब खमेनी को रिप्लेस करेंगे एक और शाह से। एक जोक था अमेरिका के बारे में, आफ्टर 20 years दे रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। ऑफ कोर्स ईरान में 47 years की बात किया उन्होंने, दे रिप्लेस शाह विद शाह। तो सेम आउटकम वेनेजुएला का भी होगा, दे रिप्लेस मदुरो विद अनदर मदुरो, बिकॉज कोई और चारा नहीं है वहां पे। एंड अगर वो बोलते हैं ना कि अगर आप इतिहास में सीखे ना तो इतिहास रिपीट करता है वो चीजें। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो रिजीम चेंजिंग तो अमेरिका का पुराना ही प्लॉय है, डेमोक्रेसी को इसीलिए बेचा जाता था सो दैट दे कैन कंट्रोल द अपोजिशन और मैनिपुलेट द गवर्नमेंट। जो डील नहीं करेगा उसकी गवर्नमेंट गिरा देने का। तो ये बहुत पुराना नियम है, जैसे आप सोचते हैं ना, द वर्ल्ड्स बेस्ट बुली इज द मोस्ट, इंग्लिश की कहावत है, द वर्ल्ड्स बेस्ट बुली गिव्स द मोस्ट सरमन्स। तो वो सरमन देता रहेगा आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर, और खुद की इकोनॉमी है नहीं, ढेरे की नहीं है। मैं तो विनती करता हूँ सभी लोगों से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक मत सीखना, बाकी सब सीख सकते हैं, नहीं तो हर 8 साल में कोलैप्स होगा। भारत का अपना, खैर भारतीयों को तो अमेरिका से इकोनॉमी सीखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, और सवाल एक और निकल के आता है। हमने देखा कि जोहरान ममदानी जो है
वो उमर खालिद के लिए काफ़ी कंसर्न नज़र आ रहे हैं और उनके प्रोसिक्यूशन की बात करें, काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक टूल किट वापस से एक्टिवेट हो रही है भारत में भी कुछ उसी तरह की अपराइजिंग क्रिएट करने के लिए, ताकि भारत में जिस तरह से हम जानते हैं कि जो डीप स्टेट है काफ़ी समय से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ट्रायल्स काफ़ी किए कि रिजीम चेंज हो, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा है। अब लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को हटा के, क्योंकि सारा कुछ वो आउटराइटली खुद बोल रहे थे, अब उसको हटा के ज़ोहरान ममदानी लाए कि वो एक उम्मा के लीडर भी बन रहे हैं, वही करेंगे ये सारा कुछ और उन्हीं के ऊपर गाज भी गिरेगी, ट्रंप साथ में रहेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ज़ोहरान ममदानी को इस्तेमाल किया जा रहा है अगेंस्ट ऑल दीज़ थिंग्स? ऑलवेज ऑलवेज ये पूरे मतलब कि पूरे वेस्ट एशिया की यही कहानी है और हुँ, इनकी भी यही कहानी है। ये यहाँ की उमर खालिद है, अभी थोड़ी देर में दिखेगा। अमेरिका इज नॉट यूके, अमेरिका इज नॉट यूके। वहां पे तो सादिक खान चल गए, यहाँ पे नहीं चल सकते। सो सो उमर खालिद इज द पोस्टर बॉय अकॉर्डिंग टू। हमारे राहुल गांधी का भी कहीं हाथ होगा, क्योंकि वो इन्हीं लोगों से मिलकर आ रहे हैं, बार बार 2024 से आ रहे हैं। राइजिंग तो उन्हें नहीं की होगी सारे। तो उन्होंने हेल्प मांगी होगी कि आप इसको निकलवा दीजिए हुँ, और हम कर लेंगे। कि हुँ, उनको लगता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट गुलाम है। अभी तो नए सूर्यकांत जी हैं, तो कुछ और ही बात होगी। तो इसलिए ये अगेन मतलब बोलते हैं नत्थू खैरे आए और चले गए। अभी कौन है नत्थू खैरा है? जोरान ममदानी तो ये मीरा नायर का लड़का है। मीरा नायर की क्या रेपुटेशन इंडिया में? कौन सी मूवीज बनाई हैं जो अच्छी चलती? वो सारी मूवीज वही थी कांग्रेस के जमाने वाली। कि उसमें अभी उन्होंने एक मूवी बनाई थी लेस्बियनिज्म को बढ़ाने के लिए। ऑल दोस थिंग्स शी हैज मेड। उसका कोई भारत से कोई संबंध ही नहीं है, वो वेस्टर्न इश्यूज है। भारत में तो ये सब चीजें हमारे कल्चर में डिस्कस ही नहीं की जाती। सो ये फेल्ड प्लॉय है इन लोगों का। ये लोगों को लग रहा है कि भारत में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। न्यूयॉर्क में बैठ के ख्याली पुलाव बनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भारत में आके जब आप खिचड़ी खाते हैं ऑन द ग्राउंड, कचौड़ी और चटनी खाते हैं, तो अलग ही बात है। तो लेट देम डू। कानों से धुआँ निकल जाएगा चटनी खा के, हरी चटनी खा के। यू नो उनको ये समझ में नहीं आता है कि भारत में भारत की रक्षा करने के लिए हर भारतीय खड़ा हुआ है। वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया जो कांग्रेस पार्टी से कनेक्टेड होंगे, उनके अलावा कोई भी भारत के विरुद्ध काम नहीं करता। इट्स ए वेरी स्मॉल माइनॉरिटी, ओनली 5%, और उससे भी लेस। मैं तो बोलता हूँ 0.1% या 0.2% ही है। और सोशल मीडिया की रेपुटेशन पे भारत का पॉलिटिक्स चलता ही नहीं। सोशल मीडिया हैज नो रेलेवेंस इन इंडियन वोटिंग पैटर्न। भारत के लोग बहुत बुद्धिमान है, उनको मालूम है सोशल मीडिया नाच गाने के लिए है और यहाँ पे बस थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए है। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड वोटिंग, सब अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। सबको मालूम है राहुल गांधी कौन है। तो राहुल गांधी अब इररेलेवेंट होने वाले हैं, तो शायद प्रियंका गांधी उठ जाए। फिर उसके बाद उनका लड़का रिहान, अभी उसका भी नाम गांधी कर दिया है, पता नहीं कैसे गांधी होगा वो। तो पॉइंट इज कि भारतीय जनता बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बुद्धिमान है, और सोशल मीडिया ऑफ अमेरिका हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स इन इंडिया। वो वोटिंग पैटर्न से दिखता है आपको, 10% से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। अब तो वो खैर भी नहीं उनकी होता। रेहान की भी शादी हो रही है, उनकी भी अवीवा शेख या बेग समथिंग, अवीवा बेग, यस। इन लोग की शादी लंदन में सेटल होती है या न्यूयॉर्क में सेटल होती है। इनकी पार्टी बनती है न्यूयॉर्क ब्रिटिश वालों से। सो वेयर दे स्टैंड मुझे पता नहीं आता। भारत के से कहाँ स्टैंड करते हैं। शिवाजी महाराज की सेना अगर आप देखें, तो उसमें किसी का जाति या किसी का मत या पंथ से कोई संबंध नहीं था। तो ये भारत है। भारत में आके आपको भारतीय तरीके से ही रहना पड़ेगा। और जोरान ममदानी का कहीं ना कहीं भारतीय खून तो बाहर आएगा ही। हम्म, वो तो वेट है, मैं तो वेट कर रहा हूँ। जी। जिस तरह उसका भी आया बाहर, ये जो कौन सा ब्रिटिश अपने आप को इंडियन भी बोलता है लेकिन पाकिस्तानी है, सो दैट वन रिपोर्टर, फेमस रिपोर्टर, वो भी बाहर आएगा। सो आई थिंक ये जोरान ममदानी के साथ उनका अगर फंडिंग पैटर्न आप देखें उनके इलेक्शन का, मैक्सिमम ज्यूज है फंडेड हिम। तो वो फंडिंग पैटर्न से पता लग जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं।
तो मतलब ज़ोहरान ममदानी को लेकर पूरे हम वर्ल्ड में देखे थे, ख़ास तौर से मुस्लिम वर्ल्ड में ये था कि अरे मतलब ज़ोहरान ममदानी आ गए तो अमेरिका पे उन्होंने जीत हासिल कर ली है और पाकिस्तान क्लेम कर रहा था हमारे हैं। और भारत में भी ऑफ़ कोर्स लोगों को खुशी हो रही थी कि वो भारतीय हैं क्योंकि वो अपनी भारतीय पहचान को बताते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ज़ोहरान ममदानी का खेला हो गया है यहाँ पर। इररेलेवेंट है किसी के लिए भी। सी अमेरिका इज नॉट यूके, अमेरिका इज नॉट कोई दूसरा नहीं है। अमेरिका हुँ, इज अ लार्ज कॉरपोरेशन, हुँ, मैंने बुक में भी लिखा है। तो वो कॉरपोरेशन की तरह काम करता है। वेर एवर मनी फ्लोज अटेंशन गोज। ये लोग ज्यादा पैसा रेज करते हैं तो लोगों को पूछना चाहिए किसने दिया पैसा। हाउ कैन एन अननोन मैन, जिसका कोई पॉलिटिकल साइड नहीं है, कभी सिंगर बनता था, कभी एक्टर बनता था, कभी ये करता था, ये गाना है ना, कभी मैं ये बन जाऊं, कभी मैं वो बन जाऊं, इस तरह का, सडनली आके मेयर बन गया, जी। वो भी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क, इंडिया, अमेरिका। तो जी। उस पे तो लोगों को अच्छा क्वेश्चन आदित्य होना जी चाहिए हमने ना। देखा कि हमारे जो जी, आई एम सॉरी आपकी बात बीच में कट गई। हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं अब मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह की एक्टिविटीज़ हम ग्लोबली देख रहे हैं, अमेरिका इतने एग्रेसिवली रेजिम चेंज और ये सारी चीज़ें कर रहा है, ईरान हो, वेनेजुएला हो, भारत में भी बहुत सालों से कर रहा है। तो जो मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर की बात होती है, कितना अहम है हमारे जैसे लोगों का किरदार और क्या कुछ और भारत कर सकता है टू अवॉइड ऑल दीज़ नहीं, न्यूसेंसेस? बहुत अच्छा, जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ। जर्नलिस्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप जैसे जर्नलिस्ट का, क्योंकि आप लोग सत्य को लेके बाहर आ सकते हैं। और अभी इसके बारे में जब बात की गई थी 2.5 फ्रंट वॉर की, 0.5 फ्रंट यही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। मुझे लगता है अब ये 3 फ्रंट वॉर है। 1 फ्रंट इज मीडिया। और भारत का साथ एक ही इशू है कि भारत में कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं है। रशिया का रशियन टीवी है, आरटी है। और लेकिन जैसे मैं जब आरटी का ऑफिस भारत में खुल रहा था, वाई वॉज नॉट देयर ए इंडियन ऑफिस ओपन इन रशिया, मेरा क्वेश्चन है। अगर अमेरिका के जॉइंट वेंचर्स इंडिया में हो सकते हैं, CNBC, CNN, 18, चैनल 18, वाई देर इज नो जॉइंट वेंचर इन द यूएस विद फॉक्स न्यूज? तो ये तो रेसिप्रोसिटी आपको देखनी पड़ेगी। और द रेसिप्रोसिटी लॉ शुड बी एवरीवेयर, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं, भारत इटसेल्फ इज ए कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट भी नहीं, कॉन्टिनेंट है भारत के। यहाँ पर यूरोप, अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंबाइंड मोर लोग हैं। तो भारत की सुरक्षा का दायित्व डबल होना चाहिए। सपोज इन तीनों हम कॉन्टिनेंट्स की सेनाओं को ऐड कर लें, जस्ट सोचिए कितनी बड़ी सेना होंगी सबकी। भारत नीड्स दैट बिग आर्मी। सो सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे, कि जो हमारा पावर प्रोजेक्शन होना चाहिए शुड बी लाइक ए कॉन्टिनेंट, नॉट लाइक ए कंट्री। मतलब कि भारतीय प्रोजेक्शंस मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर में एक तो मीडिया हो जो ग्लोबल प्रेजेंस हो जिसका, और इट शुड बी मैंडेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह चाइनीज करते हैं। प्लस द मिलिट्री शुड बी ग्लोबल, नॉट जस्ट, क्योंकि आप पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे ना। अगर 1.4 बिलियन लोग हैं तो मिलिट्री का आउटरीच और मिलिट्री का प्रोजेक्शन शुड बी प्रोपोर्शनल टू दैट पॉपुलेशन। तो अभी भारत इज वेरी मच अंडर रिप्रेजेंटेड। और हर चीज एक्सपेंसेस में नहीं होती है, इवन द एक्सपेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो व्हाट भारतीय प्लानर्स हैव डन ए फिनोमिनल वर्क इन लास्ट 10 years, बिलीव मी। लेकिन अब जिस तरह थ्रेट्स बदल रही हैं, वी हैव टू ऑल्सो, वो जो पुराना माइंडसेट था 42 स्क्वाड्रन, नहीं, अभी तो 60 to 80 स्क्वाड्रन की बात होनी चाहिए, चाहे वो इंडियन तेजस फाइटर्स हो, लेकिन 60 to 80 स्क्वाड्रन, मतलब जस्ट एज एन एग्जांपल आई एम सेइंग, उस तरह का प्रोजेक्शन होना चाहिए। एंड आई नो कि भारत का फोकस नेवी की तरफ ज्यादा है, 200 शिप नेवी हो जाएगा थोड़े सालों में। वी शुड गो टुवर्ड्स अ 450 प्लस नेवल शिप्स नेवी। सब कुछ समुद्र से ही होता है, नथिंग हैपेंस थ्रू एनी अदर प्लेस। जो भारत का जो प्लान है अभी, S5, फिर 13,000 टन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, देयर शुड बी नो प्लेस इन इंडियन ओशन रीजन which is safe if they are enemies to भारत। ऐसा होना चाहिए प्लानिंग।
और तभी मैंने आपसे बात कही थी और सवाल पूछा था कि जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, आप मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं और जो उसकी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात करते हैं वॉरफेयर को लेकर, नैरेटिव वॉरफेयर स्पेशली हमारी हो जाती है। उसमें से थोड़ा-सा हम अभी भी वीक नज़र आते हैं क्योंकि आपने उन मुद्दों पर बात भी की है। लेकिन अब जो है ईरान आप जैसे कि आपने कहा कि ईरान में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। अगर ईरान स्टेबल होता है तो जो रिपल इफ़ेक्ट है वो हम पूरे ही एशिया में उसका आते हुए देखेंगे। ऐसे में भारत को क्या कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है? क्या भारत और कर सकता है? क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं कि हमारे आस-पड़ोस में काफ़ी कुछ पहले से ही काफ़ी कुछ हो रहा है। नहीं, ईरान तो कभी स्टेबल था ही नहीं, नेवर इन द हिस्ट्री। चाहे आप शाह का एम्पायर देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, नेवर स्टेबल। जब से वो अजम इस्लाम वहाँ पे लाया गया तब से वो अनस्टेबल ही है, क्योंकि वहाँ का मूल कल्चर तो वहाँ से निकाल दिया गया। ज़ोरास्ट्रन जो था, ज़ुरुस्त्र। आपने मैं सजेशंस नहीं देता हूँ, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हुँ, पूरे रिजीम चेंजिंग की जड़ होती है वेटिकन, बिलीव करिए। पूरा वही जो है इस्लामिज्म का नैरेटिव और इसम का नैरेटिव, पैसा, फंडिंग, हर जगह हर जगह सऊदी अरेबिया नहीं इन्वॉल्व होता। सऊदी अरेबिया बहुत ही गरीब कंट्री है, क्योंकि सऊदी फैमिली को पड़ी नहीं किसी और की अपनी 60,000 लोगों को पहले मेंटेन कर ले जो उनकी फैमिली के। बाकी सऊदी अरेबिया में गरीबी कितनी ज़्यादा है। पहले वहाँ पे तो डर लगता था, अपनी पत्नी को पहले मत बैठा दो टैक्सी में, नहीं तो टैक्सी वाले उसी को लेके चला जाएगा। ऐसे भी था माहौल वहाँ पे, कुछ समय पहले। सो इन सब की जड़ वहीं से आती है, यूरोप से ही आती है। उनका ही प्लान है कि भारत को वीक रखो, भारत को कमजोर करो, क्योंकि और वहां पे पूरा पश्चिमी देश एक साथ काम करते हैं। पश्चिम भारत के कभी भी दोस्त नहीं होंगे, ये लिख के रख लीजिए, कभी हो ही नहीं सकते। बिकॉज उनको एक डर है कि जिस दिन भारत को उन्होंने में डिस्टर्बेंस बंद कर दिए, भारत स्टेबल हो गया, भारत विल upseat them or uproot them from their roots। ये उनको डर है भारत से। और भारत में उनको सबसे डर नहीं है, भारत में उनको डर है पर्टिकुलरली फॉलोअर्स ऑफ सनातन धर्म। सिर्फ उन्हीं से डर है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जेनेटिक तो हम सब सेम है, हिंदू और वो सब लोग, हमारा माइंडसेट भी डिफरेंट है। और जो वहाँ का एलिट वर्ग है उसको मॉरल लीडरशिप चाहिए, जो उसके पास नहीं है। मॉरल लीडरशिप सिर्फ भारत के पास है। तो अगर दुनिया में अगर वो कुछ करेंगे नहीं, भारत में गड़बड़, मीडिया में फेक नैरेटिव नहीं फैलाएंगे, तो एवरीबडी लव्स इंडिया। आप कहीं भी चले जाइए अपना पासपोर्ट लेके, आप जस्ट बोलिए मैं इंडिया से हूँ, लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करेंगे। अफगानिस्तान में आप जाके बोलिए मैं इंडिया से हूँ, आपको रेस्टोरेंट में पैसा नहीं लेंगे, राइट। इतना रिस्पेक्ट है भारत का। आप साउथ अमेरिका में चले जाइए, वहाँ बोलिए आई एम फ्रॉम इंदू, वो लोग इंदू बोलते हैं तो पैसा नहीं लेंगे। जापान में बोलेंगे इंदोई, देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर यू। चाइना, रशिया में बोलेंगे इंडिया, रिस्पेक्ट फॉर। ओनली प्रॉब्लम जहां पे रेसिज्म आता है इंडियंस के लिए, वो आता है फाइव आइज में, जो फूटने वाली है सारी। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उसमें से यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तीनों से भारत का एफटीए साइन हो गया। कनाडा से शायद हो जाएगा, और यूएस से कभी साइन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आप इतना तो गेम खेलते रहते हो। और इंडियन यूएस एम्बेसी इन इंडिया तो मुझे लगता है पिछले दशक में काम कर रही है, वो अभी 2000 से बाहर नहीं निकली, अभी 2025 चल रहा है। तो देर इज अ बिग डायकोटोमी। और स्पेशली ट्रम्प के बाद तो अभी रियलिटी तो किसी को पता ही नहीं क्या करना चाहते हैं। बट वन थिंग इज क्लियर, जो उनकी इनहेरेंट हेट्रेड थी और या फिर इनसिक्योरिटी अगेंस्ट इंडिया, वो बाहर आ गई है, जिसको मैंने उनके आने से पहले लिख दिया था पुस्तक में कि इनसिक्योर है लोग। आपको याद होगा 1923 में भारतीयों पे बैन लगाया था टू कम टू यूके यूएसए। वो इसलिए लगाया था, ब्रिटिश को डर था ये हमारी इकोनॉमी ना टेक ओवर कर ले। तो अब ज्यूज टेकिंग ओवर देयर इकोनॉमी। तो आज नेतन्याहू ने तो खुल के बोल दिया हमको एक्स पे बैन लगाना है, हमको नैरेटिव कंट्रोल करना है, टिकटॉक कंट्रोल करना है।
और वो भी न्यूयॉर्क में बैठ के बोला। तो जोरान ममदानी सुन रहा है, क्या कर रहा है वो? कुछ करना चाहिए था, सुन लिया चुपचाप। तो इसलिए भारत को कोई डरने की जरूरत नहीं, इमटेरियल, उसको मीडिया में भी ना लाया जाए। ऐसा तो होता नहीं कि बॉम्बे का मेयर जाके कुछ बोल दे और मीडिया में डाल दे, नेशनल मीडिया में। बॉम्बे का मेयर इज मोर पावरफुल देन जोरान ममदानी itself. आई नो, बट उसको स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए कि भाई डेविड हेडली को वापस कर दो, जोरान ममदानी। बिल्कुल। तो अब इस पूरी स्थिति पे अभी वेनेजुएला से इंटरनल जो रिपोर्ट्स हैं वो तो नहीं आ रही हैं, बट रिपोर्ट्स यही हैं कि मदुरो है वो जा चुके हैं, उनकी सरकार कर चुकी है। अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या रिपोर्ट आते हैं ईरान में, और कई सारी जगहों पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। यूएस काफ़ी अग्रेसिवली जो रिजीम चेंज ऑपरेशंस है वो कर रहा है, जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद।